हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो निकाल लीजिए अपना कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें हम सारे टॉपिक्स नोट डाउन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। उसके अलावा हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो कंसेप्ट रजिस्टर में टॉपिक की हेडलाइन डालिए डायमेंशंस। इसको स्टार्ट करने से पहले वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। हम आपको तैयारी कराते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की। एंड जो हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको किसी भी चैप्टर के ई नोट्स या किसी सब्जेक्ट के ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, सो आप उन्हें हमारा हिंदी मीडियम का चैनल भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो ये हमारा हिंदी मीडियम का चैनल है। सो अगर वो हिंदी मीडियम के हैं तो आप उन्हें वो बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम डायमेंशन से पहला पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब अगर मैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करूँ तो यहाँ आता है जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में जो चीज़ें होती है, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब डिस्कस करेंगे। नाउ सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, सीएसआर एक्टिविटीज़ सारी यहाँ पर आती हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में। तो जैसे पॉलिसी चेंजेस हो गई, इलेक्शंस आ गए, तो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट पे, बिजनेस पे कैसे असर पड़ेगा वो यहाँ पे देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है अपना लीगल एनवायरनमेंट। तो जो भी बिल्स पास होते हैं, बिजनेस लॉस होते हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सब बिजनेस पे कैसे असर डालते हैं, वो एक डायमेंशन यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट डायमेंशन है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंजेस हो रहे हैं वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करिए, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए। देन उसके बाद हम एक एक डायमेंशन को अच्छे से स्टडी करते हैं। अब एक एक एलिमेंट को अच्छे से समझते हैं, स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया इस फ्लो चार्ट को कि डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टार्ट करने से पहले हम डायमेंशंस का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन all the factors, forces and institutions which have direct or indirect influence over the business transactions। यानी बिजनेस में जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूजुअली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं सेल एंड बाय, ठीक है। तो इन दो ट्रांजैक्शंस पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ते हैं उन फैक्टर्स को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जिनका होता है, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। अब हो सकता है वो फैक्टर्स हो सकता है वो फोर्सेस हो सकता है वो क्या हो, इंस्टीट्यूशंस हो। जनरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज बिजनेसमैन कैनॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक आ जाना, ठीक है, बिजनेसमैन का उस पर कोई भी हाथ ही नहीं है। तो जनरल एनवायरनमेंट जो है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बिकॉज इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है बिजनेस पर। एंड रादर हैज़ टू चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द जनरल एनवायरनमेंट। यानी जनरल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट बिजनेसमैन के हिसाब से चेंज होगा। बिजनेसमैन को इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप की प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक जब आया तो बिजनेस हाउसेस इन्वायरमेंट के हिसाब से बदले थे, ना कि इन्वायरमेंट बिजनेस हाउसेस के हिसाब से बदला था, ठीक है। हम इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट हम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फोर्सेस होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पर। ओके स्टूडेंट्स, अब
हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। सो अपनी हेडिंग डालिए कॉपी में, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ओके, सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे आपके सामने इमेज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये एपेक्स बॉडी है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में रजिस्टर्ड है, और यहाँ ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी, ठीक है। तो पूरे देश में जो मनी का कंट्रोल है वो इसी के हाथ में है। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है और आरबीआई ना हो तो ऐसे कैसे चल सकता है? इट इज सिमिलर टू यू एंड मोबाइल फोन। सो नाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। सो ऐसे फोर्सेस या फैक्टर्स जो इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर डाल रहे हैं, ठीक है। किसकी इकोनॉमी पर? हमारे देश की, यानी इंडिया की। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू है उसके टोटल को हम बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। अब इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटल लेवल, ठीक है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, यानी हमारे देश का इनकम लेवल क्या है वो भी होता है जीडीपी के अलावा, ठीक है। एंड पर कैपिटल लेवल, यानी हर कैपिटल पे हमारी लेवल क्या है? पर कैपिटल लेवल हमारी क्या है? पर कैपिटल इनकम एक कॉन्सेप्ट होता है जो स्टूडेंट्स आप इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चैप्टर में सीखेंगे। ओके, नाउ प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एटसेट्रा। सो ये सारे क्या है? इकोनॉमिक जो है एजेंडाज हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कह सकते हैं पैरामीटर्स हैं, स्टार्टिंग विद जीडीपी एंडिंग विद पॉलिसीज। ओके, सो ये सारे जो इकोनॉमिक एजेंडाज हैं इनका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारे देश की इकोनॉमी पर। नाउ सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट इंक्रीज इन जीडीपी, है ना। मैंने आपको जीडीपी का मतलब बताया। जीडीपी क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो हम पढ़ते हैं। पहला है स्टूडेंट्स इंक्रीज इन जीडीपी, ध्यान से सुनना। इंक्रीज इन एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है? लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है गुड्स की। तो मतलब अगर डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती है तो हमसे हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाती है, जिससे लोगों के पास क्या मिलता है? परचेजिंग पावर। जैसे ही इनकम बढ़ जाती है लोगों की तो क्या मिलता है? परचेजिंग पावर, यानी सामान को खरीदने के लिए पैसे मिल जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, ठीक है। तो जीडीपी बढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। जीडीपी बढ़ने से क्या फ़ायदा है कि हमारे देश की इनकम बढ़ जाती है लोगों की, और इनकम बढ़ गई तो मतलब उनके हाथ में पैसा है, उनके हाथ में परचेजिंग पावर है, जिस वजह से डिमांड बढ़ जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 पे। नाउ हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज अ कंस्ट्रेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कभी भी अगर महंगाई ज़्यादा होती है उससे क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब एफिशिएंसी कम हो गई, मतलब सामान बहुत महंगा मिलेगा अब, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे देश की जनता के जो परचेजिंग पावर है वो कम होने लगेगी, और क्योंकि जो नॉर्मल सामान उन्हें सस्ते में मिलता था आज वो उन्हें महंगे में मिल रहा है, तो बाकी सामान में उनको कटौती करनी पड़ेगी। ओके, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है, उसमें क्या होगा? लोग लोन्स ले पाएंगे, मनी बोरो कर पाएंगे कम ब्याज पे, ठीक है। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही जीएसटी बिल पास हुआ था सारे बिजनेस पर असर पड़ गया था। डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यस, 500 और 1000 के नोट जब बंद हो गए थे तो हमारे देश में कितनी ज़्यादा जो है वो बातें होने लगी थी। अभी ये वाले नोट चल रहे हैं, ठीक है, बट जब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, पुराने वाला 500 और 1000 के नोट तो अभी हैं ही नहीं, 2000 के हैं, ठीक है। सो 2000 के भी अब बंद हो रहे हैं, ठीक, बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब बात किसकी आती है? हमारे पास कौन कौन से नोट हैं? 10, 20, 50, 100,
500 का है अपने पास, ठीक है, और 2000 का नोट जो है वो अभी बंद हो गया है, अब शायद न्यू नोट्स आएंगे, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हैज लेड टू मेनी अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी। अब बैंकिंग सेक्टर ने क्या क्या दिया है इकोनॉमी में, नई नई स्कीम्स बताई हैं डिपॉजिट की, एफडी करोगे तो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। द बैंक्स आर ऑफरिंग लोन्स एट अ वेरी नॉमिनल रेट एंड इंटरेस्ट एंड विद द मिनिमम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। आज के ज़माने में बैंक्स इतने ईजिली लोन दे रहे हैं, बस आपको एक EMI पे करनी पड़ेगी हर मंथ, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका डायरेक्ट असर पड़ता है बिजनेस की, अब हमारे देश की इकोनॉमी में। पॉइंट नंबर 7, रीसेंट चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द कंट्री हैव एनकरेज्ड NRIs एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। तो जैसे ही हमारे देश की फिस्कल पॉलिसी चेंज हुई है, फिस्कल पॉलिसी मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली पॉलिसी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, NRIs और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, ठीक है। लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड टू एंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ रिजल्ट customers are gaining. Role of private and public sector, rate of saving and investment, balance of trade and balance of payment, money supply in the economy, money supply एक पूरा चैप्टर भी है मैक्रो में, ठीक है, इंटरनेशनल रिस्क, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ठीक है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमने क्या क्या देखा है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा पहला डायमेंशन है, यहाँ हम पूरी इकोनॉमिक्स की ही बातें करते हैं, और ये इन्वायरमेंट से हमारे देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। कैसा एनवायरनमेंट है, यहाँ पर हम बात करते हैं GDP की, यहाँ पर हम बात करते हैं इनकम लेवल की, यहाँ पर हम बात करते हैं पर कैपिटा लेवल की, यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग रेट की, प्रोडक्टिविटी की, एम्प्लॉयमेंट रेट की, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जिससे हमारे देश की इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है, ठीक है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी जनरल इन्वायरमेंट का ही कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने लोन्स पे मान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक से, कमर्शियल बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो लोन्स पे जो पहले ब्याज था 8% होम लोन्स पे, आज वो जो ब्याज है वो हो गया है 16%। तो लोग क्या घर बनाएंगे? अभी लोग घर नहीं बनाएंगे, वो बोलेंगे थोड़ा ब्याज कम हो जाए फिर हम लोन लेंगे। तो 16% बहुत ज़्यादा है एक आम आदमी के लिए, 8% ठीक था, जस्ट डबल आप उसका चार्ज कर रहे हो। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी करता है, यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है, उसका डायरेक्ट असर आम आदमी पे पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करती हूँ टैक्स रेट की, सरकार ने टैक्स रेट कम कर दिया है ना, किस पे? प्रोडक्ट पे, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट था। इससे क्या होगा? कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा? प्राइस जो है वो नॉर्मल ही कहलाएगा, नॉर्मल होगा या नॉर्मल से थोड़ा कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो इससे क्या हुआ कि टैक्स रेट कम हुआ, उससे असर किस पे पड़ा? कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे, तो मतलब कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में स्टूडेंट सारे ऐसे वो फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर कंज्यूमर के परचेजिंग पावर पे असर पड़ता है, ओके, चाहे वो गुड्स परचेज कर रहा हो चाहे सर्विसेज। अब आते हैं सोशल इन्वायरमेंट पर। सो सोशल इन्वायरमेंट ध्यान से समझना, सोशल वर्ड का मतलब होता है सोसाइटी। जैसे आप सभी अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये लेक्चर ख़त्म होगा या बीच में ही कई बार आप पॉज करके चले जाते हैं घूमने, तो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? आपके आसपास की सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें सोसाइटी होती है, जिसमें वेलफेयर होता है, जिसमें मेल भाव होता है, वो क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट। तो हर बिजनेस का सोशल इन्वायरमेंट भी होता है। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स and traditions of the society in which the business is existing, ठीक है। तो बिजनेस जिस सोसाइटी में है, मान लीजिए अशोक किराना, अशोक किराना स्टोर, ये है पार्क एवेन्यू की बिल्डिंग में, पार्क एवेन्यू अपार्टमेंट्स में, पार्क एवेन्यू अपार्टमेंट बने हुए हैं मान लीजिए बैंगलोर में,
कितने अपार्टमेंट्स हैं टोटल? A1 से लेके A54, 54 अपार्टमेंट्स हैं। इन 54 अपार्टमेंट्स के बीच एक किराने की दुकान है। अब इनकी सोसाइटी का एक ट्रेडिशन है कि छोटी दिवाली के दिन ये लोग वृक्षारोपण करते हैं, यानी प्लांट करते हैं बहुत सारी ट्रीज। और सुबह में सभी लोग काम पे नहीं जाते, उनके 2 से 3 घंटे इसी में जाते हैं। ये है इनका सोशल इन्वायरमेंट। तो यानी ये किराने की दुकान वाला जो है ये उन 2-3 घंटे में दुकान बंद रखेगा एंड वृक्षारोपण करेगा। तो आपने क्या देखा कि जैसा सोसाइटी कर रही है वैसा उसको अपनाना पड़ा, राइट? तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। नाउ इट इंक्लूड्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, it includes taste and preferences and education level of the people living in the society where the business exists। हर चीज़ पर असर पड़ता है। अगर सोसाइटी में मान लीजिए ऐसे लोग रहते हैं जिनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता प्रोडक्ट कितने रुपए का मिलता है, या फिर वो कम पढ़े लिखे हैं, या फिर उनका टेस्ट और प्रेफरेंस वहाँ की शॉप से मैच नहीं करता, तो सबका असर किस पे पड़ेगा? बिजनेस पे पड़ेगा। ओके, द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट and these components may not have immediate impact on the business but in the long run the social environment great impact on the business। ठीक है, बिजनेसमैन यूजुअली सोसाइटी की तरफ ध्यान देता है बट पूरा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनका लॉन्ग रन में कोई इम्पैक्ट पड़े तो पड़े पर शॉर्ट रन में तो नहीं पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ठीक है, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा, इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा। तो सोशल इन्वायरमेंट यानी सोसाइटी जैसा चल रही है, सोसाइटी के जो रीति रिवाज हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें फॉलो होती हैं, सोसाइटी के जैसे लोग हैं, उसका पूरा डायरेक्ट असर पड़ता है बिजनेस पर। जैसे दिवाली है तो बिजनेसमैन रखेगा फ्लावर्स, क्रैकर्स, ठीक है, स्वीट्स। जैसे ईद है तो सेवइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ बहुत सारी जो ईदी होती है उसके प्रॉपर पैकेट्स की आप इसमें ईदी दे सकते हो अपने लव्ड वंस को, ठीक है, एनवेलप्स, ठीक है। नाउ क्रिसमस है तो रम केक, ठीक है, या फिर आप उसमें डेकोरेशन के सामान दे सकते हो। ना गुरु पर्व है तो जो हम ऐसे ढकते हैं सिर, ठीक है, गुरुद्वारे जाने से पहले, या फिर लंगर में बंटने वाला क्वालिटी वाला राशन का सामान, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप रख सकते हो जिससे आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी। तो आपने किसको एनालाइज की? सोसाइटी को, कि सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है। तो ये है सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सोशल इन्वायरमेंट का भी बिजनेस पे असर पड़ता है। नाउ कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इंडियन सोशल इन्वायरमेंट के? कॉमन फैक्टर्स है डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, ठीक है। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या करता है कि माइनॉरिटी सेक्शंस, माइनॉरिटी यानी बैकवर्ड क्लासेस, प्लस वुमेन, महिलाओं और बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो वहाँ पर वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं उनके लिए, ठीक है। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। अगर एक फैक्ट्री है उसमें एक मेल वर्कर भी काम कर रहा है और एक फीमेल वर्कर भी काम कर रही है, दोनों को इक्वल वेजेस आपको देने हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोशल इन्वायरमेंट है इंडिया का, जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो उसमें इंक्लूड होते हैं। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज। तो आपको मशीन्स हो गई ऑटोमेटिक, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई या फिर लग्जरी आइटम्स हो गए, आपको इस कॉस्ट में लेके आओ मिडिल क्लास फैमिलीज को समझते हुए, ताकि वो अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो मतलब नेसेसिटीज़ जो थी पहले, उसको आपको किस में बदलना है? कंफर्ट्स, और फिर उनको क्या प्रोवाइड करना है? लग्जरीज। पर आपको किसको ध्यान में रखना है? मिडिल क्लास फैमिलीज को। ओके, नाउ सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव एजुकेशन लेवल ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। आज आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर 14th क्लास तक के बच्चों के लिए, जो क्लास 14 मैं क्या बोल रही थी, हाँ, नर्सरी से लेके, ठीक है, 14 इयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन है,
ठीक है, यानी अगर आपका जो बच्चा है, आपका जो चाइल्ड है वो 14 ईयर्स तक है तो गवर्नमेंट उसकी एजुकेशन फंड करेगी, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन लेवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं अभी भी जहाँ पर गर्ल चाइल्ड को मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस एरिया में जो चीज़ है हाईलाइट की गई है कि आपको ऐसे मूवमेंट्स करने हैं ताकि उनका एजुकेशन लेवल बढ़े। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर, आज आप जैसे ही थोड़ा फ्री होते हैं आप जिम जाते हैं, ठीक है, तो हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है और वो एक बिजनेस बन चुके हैं आजकल। आज आप जिम की मेंबरशिप लेंगे तो आपको 5000 पड़ेगी 3 मंथ्स की, तो दिस इज़ कॉमन फैक्टर कि वो भी एक बिजनेस का ही पार्ट है एंड वो सोसाइटी का ही हिस्सा है। नाउ सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट आर चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल इन्वायरमेंट से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बदलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, birth and death rates and population, attitude of customers towards innovation, education and literacy rates, tradition, customs and habits of people। सबसे important जो social environment से related है वो है ये रीति रिवाज और लोगों की आदतों को समझना और अपने बिजनेस को उस हिसाब से करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वही वाला एग्जाम्पल अशोक किराना, ठीक है। सोसाइटी ने डिसाइड किया कि होली का त्यौहार आ रहा है, ठीक है, होली के त्यौहार में अपन ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरह से गुजिया रखेंगे, इस तरह से मिठाइयाँ रखेंगे। तो ये सोसाइटी ने डिसाइड किया अपने इवेंट के लिए। तो अशोक किराना वाले ने इसका एडवांटेज उठाया, तो अपनी शॉप के बाहर उसने 3 स्टॉल्स लगाए, ठीक है। एक में होली के कलर्स एंड इक्विपमेंट्स, एक में स्वीट्स, ठीक है, और एक तीसरे में जो डेकोरेशन का सामान है वो, ठीक है। इसके साथ इसने एक नई चीज़ और लॉन्च करी, केमिकल फ्री कलर्स, केमिकल फ्री कलर्स, जिससे लोगों का अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ पीपल, इसको समझा एंड अपने बिजनेस को उस हिसाब से चेंज किया। अब जैसे सोसाइटी में सभी लोग जो हैं जिम जाते हैं, ठीक है, अच्छे से अपने आप को फिट रखते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छे सामान लेते हैं, उनके घर में थोड़े बहुत कंफर्ट्स भी हैं, तो चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल इन्वायरमेंट क्या करता है कि इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करता है। इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वुमेन इन वर्क, जैसे मैं मैग्नेट ब्रेन्स में काम कर रही हूँ, मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कम रुपए मिल रहे हैं या मेल्स को ज़्यादा। यहाँ पे जो जितना अच्छा काम करता है उसको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं, राइट। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंस है, हमारे हम जो टीचर्स हैं, हम मैग्नेट ब्रेन्स के एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। सिमिलरली पर ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर वुमेन को अगर बात करें पीस रेट का 8 रुपीज़ मिल रहा है, वहीं मेल को उसका 12 रुपीज़ मिल रहा है, जस्ट बिकॉज वो अच्छा काम करके दे रहे हैं और आपका ये आपने पैरामीटर खुद ही अज्यूम करके रखा है। तो वुमेन वर्क फोर्स की इम्पोर्टेंस वर्क प्लेस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी सोसाइटी है जो ऐसी धारणा बनाती है, अगर सोसाइटी अपने आप को बदलती है तो ये धारणा भी बदल जाएगी। बर्थ एंड डेथ रेट्स एंड पॉपुलेशन, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे इन्फेंट फर्टिसाइड, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट्स, तो ये बर्थ एंड डेथ रेट जो हैं ये भी असर डालते हैं हमारी सोसाइटी पर। और पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की। एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टूवर्ड्स इनोवेशन, आज अगर कोई नई चीज़ आ जाए मार्केट में, जैसे वो आया था अलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट्स, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए थे, बट कुछ समय बाद उनको लगा कि ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है, तो कुछ लोगों ने परचेज किया, बट आज वो प्रोडक्ट मार्केट में है बट उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ वो एक लग्जरी में काउंट होता है कि आप लेटे लेटे अपने सब काम कर सकते हो, आप एक स्मार्ट डिवाइस है वो, ठीक है। तो कस्टमर्स का एटीट्यूड इनोवेशन की तरफ बहुत मैटर करता है। नहीं तो आप मान लीजिए आपने केमिकल फ्री जो कलर्स हैं वो आप अशोक किराना वाला ले तो आया, बट वो इतने महंगे थे, लाइक 400 रुपये का एक पैकेट, तो लोग क्या सोचेंगे, यही वाला कलर ले लेते हैं, 20 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। तो उसने एक अच्छी चीज़ लेके आया, बट कस्टमर्स को क्या लगा, ये तो बहुत ही महंगा है, तो अमीर लोग ये अफोर्ड कर पाए। ओके, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, आज केरला का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, बट बाकी स्टेट्स का लिटरेसी रेट कम है। तो एजुकेशन और लिटरेसी रेट भी डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी कैसी डेवलप हो रही है, और ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड, ये वाली चीज़। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये बिजनेस है, ये बिजनेस है,
ठीक है। अब इसके आसपास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ दीज गैजेट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे माइक्रोवेव, टीवी, है ना, इनकी डिमांड बढ़ रही है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वर्किंग वुमेन जो है, अगर ये वर्किंग वुमेन काम करने जा रही है ना, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पर काम करने आती हूँ रोज़, तो मैं काम करने जा रही हूँ तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे टीवी भी चाहिए जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत कॉफ़ी रिफ़्रेशमेंट्स भी चाहिए, जैसे मैं थक जाऊँ तो मैं कॉफ़ी बना पाऊँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड है। अब आगे देखिए, मैं अब आऊँगी तो ऐसे तो नहीं आऊँगी कि उठ के आ गए, मेकअप लगाऊँगी, लिपस्टिक लगाऊँगी, अच्छा प्रेजेंटेबल लगूँगी, क्योंकि स्क्रीन के सामने अच्छा दिखना होता है, ठीक है। और इवन मीटिंग्स में भी अच्छा दिखना होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है मेकअप से। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि अब अपन ऑफिस में बैठे हैं तो चढ़ते तो रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। कॉफ़ी पियेंगे, कभी नट्स खाएंगे, कभी काजू खाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बिकने लगेंगी, तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पैक्ड फूड। अब हम आ रहे हैं ऑफिस, तो मैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की टीचर हूँ, तो मेरे पास मैग्नेट ब्रेन्स की टी शर्ट है जो ऑफिस से प्रोवाइड होती है। पर मैं बात करूँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वहाँ पर अलग अलग आउटफिट्स अलाउड होती हैं, ऐसे कोई फिक्स्ड कॉस्ट्यूम तो नहीं होती। तो यहाँ पर हम टीचर्स के साथ बहुत सिंपल है कि एक ही ड्रेस आपको पहन के आनी है, एंड दिमाग नहीं लगाना कि रोज़ तैयार होएं, रोज़ क्या पहने। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी बात है कि हमें एक ही कपड़ा मिल गया है। बट अगर मैं बात करूँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की, वहाँ पे आपको पता ही नहीं होता, एक फिक्स्ड आउटफिट तो होती नहीं है। तब आती है कि अलमारी खोलो, आज क्या पहनूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, चलो ओपन करी ऐप एंड खरीदना चालू कर दिया। तो इससे क्या होता है, क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। और ऑफिस में मान लो एक पर्सन ने थोड़ी एक नए तरीके की ड्रेस पहन के आई जो फैशन में थी, वो पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो वुमेन वर्कफोर्स के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आप सोचिए कि अगर एक महिला काम पे जा रही है तो कितने अदर सेक्टर्स की डिमांड बढ़ जा रही है, ठीक है। तो बिजनेस शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, अगर वुमेन आएंगी वर्कफोर्स में तो वो काम भी करके दे रही हैं, प्लस वो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें भी आपको डिमांड क्रिएट करके दे रही हैं, ठीक है। सो इसलिए वुमेन वर्कफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है होना। नाउ बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जैसे नरेंद्र मोदी जी एंड राहुल गांधी जी, ठीक है, दोनों के बीच की नोकझोंक तो चलती ही रहती है, राइट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट constitutes all factors related to government affairs such as type of government in power, attitude of government towards different groups of society, policy changes implemented by different governments, ठीक है, etc. The political environment has immediate and great impact on the business, ठीक है। एंड सो बिजनेस मस्ट स्कैन द एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली। बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंजेस इन हिज ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। फैक्ट्रीज में क्या था पहले, फैक्ट्रीज में ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा कोई लॉ नहीं था कि वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से वॉशरूम्स, वहाँ से जो वॉशरूम है वो कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब क्या हो रहा था, वर्कर्स काम करने जा रहे थे एंड जहाँ वो काम कर रहे हैं उसके बगल में वॉशरूम, तो जितने भी कीटाणु हैं वो उनकी बॉडी पे आएंगे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया, गवर्नमेंट ने बिल पास किया और उसमें अमेंडमेंट आई। उन्होंने ये बोला जहाँ वर्कर काम कर रहा है एंड जहाँ वॉशरूम बना हुआ है उसके बीच में 6 मीटर का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए एंड प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। वर्कर्स को इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करो। तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जो वर्कर्स ने ट्रेड यूनियन बनाए, उनका जो नेता बना उससे उन्होंने अप्रोच किया लोगों को बड़े बड़े एंड फिर जाकर चेंज हुआ। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या करता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस के ऊपर। आज इलेक्शंस होते हैं तो जिस दिन इलेक्शन हो रहे हैं उस दिन बिजनेस बंद रहता है ना। आपने देखा होगा सारे बिजनेस उस दिन बंद रहते हैं, बोला जाता है जाओ वोट दो, ठीक है। तो शाम तक तो बिजनेसेस बंद ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि बिजनेसमैन को अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है कि हमारे देश के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिसी चेंज हो जाना, जैसे लड़ाई झगड़े होना, जैसे इलेक्शंस आना,
जैसे कोई बिल पास हो जाना, जैसे रातों रात नोटबंदी हो जाना, तो इस सब पे बिजनेस पे बहुत असर पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जिनका इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जिनका असर है बिजनेस पर। फर्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। तो आपने देखा होगा कि फिल्म स्टार्स तक झाड़ू लगाने आ गए थे, है ना, और गाने भी बने थे स्वच्छता वाला। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेजेस बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस को पता था कि अब 5 साल तक सरकार नहीं बदलने वाली है। ठीक है, ऐसे एक एज्यूम कर लो एग्जाम्पल, तो इससे वो इन्वेस्ट करते थे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कि अगर सरकार जब तक नहीं बदली तब तक तो हम स्टेबल हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जब तक इसको नोट डाउन करो। ओके, सो ये हमारे भारत का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उस पर जितने चीज़ों ने असर डाला है ये उसके कॉमन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट कौन सा था स्टूडेंट्स, आप सबने नोट्स बनाए लिए होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। कई बार बिजनेस हाउसेज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर लीडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड कई बार वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट वैसी होती है, एंड उनका आंसर ये होता है सरकार ऐसी है तो अभी इसलिए नहीं करना। ओके, तो स्वच्छ भारत अभियान वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव विच वेंट सो पॉपुलर, और आज तक स्वच्छ भारत अभियान के बेनिफिट्स हम उठा रहे हैं। ठीक है, सो सूखा कचरा अलग रखना, गीला कचरा अलग रखना। आज भी मेरे घर में अगर सुबह में कचरा उठाने वाले भैया आते हैं और गलती से मैंने गीला कचरा सूखे कचरे की पन्नी में रख दिया तो मुझे बुला के बेल बजा के सुबह में 5 बजे बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, तो मैं उनको बोलती हूँ आई एम सो सॉरी, लाइए मैं अलग कर देती हूँ, एंड मैं उस वक्त अलग करके उनको देती हूँ। दिस इज़ द लेवल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान विच इज़ गोइंग ऑन, बट स्टिल देयर आर इंडियन हाउसेज विच आर नॉट फॉलोइंग दैट। सो हमारे जो इंडियन का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है इंडिया का, ठीक है, वो इन सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है जो भी हमारे देश में चीज़ें चल रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारे देश का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा संविधान में लिखा होगा हमें वैसे ही करना है, तो इसका भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, आज आप कुछ ऐसी चीज़ कर लो जिससे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ का हार्म हो रहा हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। नाउ फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बाद वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, जैसा देश के नेता चाहेंगे वैसा ही होता है क्योंकि हम ही ने उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुना है ना, तो वही हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स असर डालते हैं हमारे इंडिया के बिजनेस पे। अब आते हैं लीगल इन्वायरमेंट, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो लीगल इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज़ वॉइड, यानी आप अगर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ, बोलूँगी मैं, स्टूडेंट नहीं बोलूँगी, चाइल्ड के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप मंदबुद्धि हो। ठीक है, तो ऐसे लीगल इन्वायरमेंट है हमारे आसपास जहाँ पे लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं जो बिजनेस हाउसेस को फॉलो करनी होगी। जैसे कंपनी रातों रात इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती, आपको प्रॉपर 4 स्टेजेस फॉलो करनी होती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की। तो लीगल इन्वायरमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulation framed by the government. हर बिजनेस को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या हैं, क्या लॉज अप्लाई हो रहे हैं। ओके, लीगल इन्वायरमेंट में बहुत सारे लॉ आते हैं और बहुत सारे एक्ट भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट द्वारा इशूड, कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, और डिसीजंस होते हैं जो वेरियस कमिटीज़ ने, कमीशंस ने, एजेंसीज ने बनाए हों। Now, to work successfully in India, the business enterprise must have a detailed about Companies Act 1956, जो अब हो गया है 2013। यानी आज बिजनेसेस को इन एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ये सारे एक्ट बिजनेस हाउसेस के जो ओनर्स हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि कंज्यूमर फोरम में अगर एक कंज्यूमर नाखुश हो बिजनेस एंटरप्राइज से तो वो केस कर सकता है।
ठीक है। इसलिए तो बिजनेस हाउसेस थोड़ा बच के चलते हैं कि मान लो अगर उन्होंने कुछ कंज्यूमर के साथ गलत किया तो वो तो जाएंगे, ठीक है, और उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, कंपनसेशन भी पे करनी पड़ेगी, इसलिए वो अच्छा आइटम सेल करते हैं। सो मान लो अगर किसी बिजनेस हाउस को इस एक्ट के बारे में पता ही ना हो, वो तो अडल्ट्रेटेड आइटम सेल करेगा, वो तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। सो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 बात करता है हेल्दी कॉम्पिटिशन की, यानी आप अगर कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट कर रहे हो तो हेल्दी कॉम्पिटिशन करो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यानी डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट, कंपनीज के नियम क्या हैं। ओपीसी अगर कोई मान लीजिए कंपनीज के नियम का एक नियम होता है 1% कंपनी, तो 1% कंपनी बोलते हैं का जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कोई भी पर्सन जो भारत का रेसिडेंट है और इंडियन सिटीजन है वो ही ओपीसी खोल सकता है। मान लीजिए किसी बिजनेस के ओनर को, प्रमोटर को ये बात पता ही नहीं थी, तो वो क्या करेगा, कोई भी बिजनेस ओनर मान लीजिए वो नॉन रेसिडेंट है, वो ओपन करने चला है बिजनेस, तो उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सब लॉज पता होने चाहिए अगर आपको इंडिया में सक्सेसफुली काम करना है। तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट आर, फर्स्ट लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। आज अगर आपको आर्म्स एम्यूनेशंस, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, इन सब में डीलिंग करना है तो आपको लाइसेंस लगेगा ना। आज आप मेडिकल की शॉप भी खोलते हो तो आपको फार्मा का लाइसेंस लगता है। फॉरेन ट्रेड आप करते हो तो आपको प्रॉपर बिल्स, प्रॉपर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल्स टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल। आज अगर मैं बात करूं एक सिगरेट के पैकेट की, तो सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है ना धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ऐसी वार्निंग लेबल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब टोबैको से होता है लंग कैंसर, तो ये सब लिखा होना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है, बट ट्रेड पे उसका बैन नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्ट है जो बताता है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। नाउ लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजिंग, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट फॉर अल्कोहल प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। तो मतलब आज अगर आप दारू बेच रहा है कोई तो उसका प्रचार नहीं कर सकता, तो प्रोहिबिशन पता होना चाहिए कि किस चीज़ का आप प्रचार कर सकते हो, किस चीज़ का प्रचार नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन ऑफ there is a prohibition on advertisement of alcohol product. Advertisement of baby food must inform that mother's milk is the best, ठीक है। भले ही आप सिरलैक ऑफर कर रहे हो या कुछ भी, आपको हर लाइन में ये बताना है कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। तो ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट रूल्स हैं जो पता होने चाहिए बिजनेस हाउसेस को। ऐसा नहीं कि आप ऐसी एडवर्टीजमेंट कर दो कि सरकार आपको पकड़ के ही ले जाए, है ना, पुलिस वाले आपके द्वार पे आ जाएं। नाउ लास्टली बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की। So, technological environment includes forces related to scientific improvements, innovations, which provide new way of producing goods and services and new way of operating business. Few examples of recent technological changes are: companies have started using new ways of advertising such as CD-ROMs, computerized information kiosks, internet etc. due to technological advancement in computers and electronics. आज मैं आपको बताऊं इससे भी एडवांस हो गई है, आपकी बुक भी एडवांस नहीं है, अब चालू हो गई है डिजिटल मार्केटिंग। आज कंपनीज इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं मार्केटिंग के लिए विथ एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, जस्ट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें बस दिमाग लगेगा और आपको एक मार्केटिंग एक्सपर्ट लगेगा। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स इज बिकमिंग वेरी कॉमन। आज आप ऐप ओपन करो, जैसे कि कोई भी वेबसाइट ऐप्स होने लगे ना आजकल, जैसे जोमेटो का एक सब्सिडरी कंसर्न है वो है ब्लिंकिट, जेप्टो, ये ऐप्स क्या हैं, जैसे बिग बास्केट, ये क्या है, ऑनलाइन ग्रोसरी की सेल हो रही है ताकि आप एक अपने घर के कंफर्ट में सामान बुलवा सको, ठीक है ना। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी द सीट नंबर ऑल्सो। सो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि आज आप ये सब कर पा रहे हो। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर फेयर प्राइजेस ऑफ वेरियस एयरलाइंस, होटल एक्सेट्रा एंड मोस्ट इकोनॉमिकल। मैं ये खुद करती हूँ, जैसे मैं रिसेंटली मथुरा गई थी, तो मथुरा में मैंने सबसे पहले तो एयरबीएनबी पे चेक किया कि प्राइस क्या है, एंड मैंने ऑफलाइन लोगों से पूछा कि प्राइस क्या है, ऑफलाइन वॉज मच बेटर, ठीक है। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कंपेयर कर पा रहे हैं कि
फेयर प्राइजेस क्या थे, ऑनलाइन में वो लूट रहे थे क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उन्हें लगा ज़्यादा पैसे, ठीक है। नाउ कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड सच एज लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन एटसेट्रा हैव प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स फॉर मैनी एंटरप्राइजेस। सो हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं जिससे आप बिज़नेस को डेवलप कर सकते हो, बट ये एक वार्निंग सिग्नल भी है कि चीज़ें एक्सप्लॉइट भी हो सकती हैं। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, तो हमने बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया है नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ। शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर्स, या फिर मैं बोल दूँ कीबोर्ड, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर, ठीक है। वेरियस इनोवेशंस, इन्वेंशन, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस इन कंप्यूटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, रेंट, एयर एंड मूवीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बुक कर सकते हो। जैसे इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यहाँ पर आप इंडिविजुअल की तरह रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन फ्री है। फिर आपको लॉगिन करना होगा, आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो, हेल्प ऑप्शन पे आप बुक कर सकते हो, इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो आप घर बैठे क्या कर रहे हो, टिकट बुकिंग। नहीं तो पहले ज़माने में क्या होता था, व्हेन आई वाज लिटिल, तो हम लोग पापा के साथ स्टेशन जाते थे और वहाँ पर सीढ़ी के नीचे बने होते थे ऐसे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, तो रिजर्वेशन के जो टिकट्स हैं वहीं पे मिलते थे और उसमें हमें पैसे देने पड़ते थे, बड़ी बड़ी लाइन लगती थी, फिर जाके 1-2 घंटे बाद रिजर्वेशन मिलती थी। और तत्काल में लेनी हो तो सुबह 5 बजे से जाके लाइन में लगना पड़ता था, बट विद द इन्वेंशन ऑफ दिस इट हैज़ बिकम लॉट ईजी, जिससे हम सब कुछ अपने घर के कंफर्ट में कर पा रहे हैं, डैट टू एट अ फास्ट पेस। अब बात करते हैं केस स्टडी की। नाउ स्टूडेंट्स, ममता राइस फूड लिमिटेड इज़ अ वेल नोन राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी। तो ये ममता राइस फूड लिमिटेड क्या है, राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी है, यहाँ चावल बनते हैं। द सेल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन, उनकी सेल्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भुवन इज़ वरीड अबाउट द सिचुएशन, मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत परेशान है, वो वरीड है, ठीक है। नाउ विद अ व्यू टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ही मेड अ टीम, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए उसने एक टीम बनाई, ठीक है। टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर डाउनफॉल और सेल्स, उसने बोला कि आप लोग पता करिए कि आखिर सेल्स क्यों कम हो रही है, हम सब तो सही कर रहे हैं। टीम कंडक्टेड अ सर्वे एंड गेव द फॉलोइंग 4 रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ कंपनी सेल, टीम ने अच्छे से सर्वे किया और उनको ये 4 रीजंस बताए। पहला रीज़न उन्होंने बताया, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय द गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज़ गॉन डाउन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी में इंक्रीज किया है जिस वजह से फॉरेन डिमांड कम हो गई है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर ईटेबल सब्सटीट्यूट द टेस्ट ऑफ पीपल इज डाइवर्टेड फ्रॉम राइस, बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है राइस के, इवन हेल्दी सब्सटीट्यूट्स भी हैं जिस वजह से लोग डाइवर्ट हो गए हैं। नाउ competitors imported new technology machine and are producing better quality rice, जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने नई तरह की मशीन लेके आए हैं जिससे उनके जो चावल हैं अच्छे हैं। फिर 4th पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया, ड्यू टू स्ट्रेन इन नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट एंड कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज अफेक्टेड, अब क्या है, नेबरिंग कंट्रीज में थोड़ा सा रुकावटें हैं जिस वजह से हमारे बिजनेस पे असर पड़ रहा है। तो आपको बस डायमेंशंस बताने हैं। सो पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल एंड चौथा है पॉलिटिकल। सो ये था अपना टोटल केस स्टडी। आपको यहाँ पे बस सेंटेंसेस थे एंड आपको उसका क्या बताना था, डायमेंशन बताना था। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा एंड ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलेंगे कि टेल द डायमेंशन एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑल्सो, एंड वो बन जाएगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, वी विल सी यू इन अनदर सेशन, बट बिफोर दैट आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन इंग्लिश मीडियम। हमारा एक हिंदी मीडियम का चैनल भी है जहां हम 6th से लेकर 12th तक की तैयारी करवाते हैं। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स में कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाला। ओके, नाउ हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज और हम प्रोवाइड करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी।
ओके हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड की, इन स्टेट बोर्ड्स की। इसके अलावा हम क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, वैदिक मैथ्स कोर्सेज भी लॉन्च कर चुके हैं। सो आप जाइए और हमारी वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल को चेकआउट करिए। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड अदर students who are studying in your school. Thank you so much students. Take care.